रेडी? 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। महोदय, बच्चे किसी परिवार की ही संपदा नहीं, बल्कि सारे समाज एवं देश की महत्वपूर्ण संपदा हैं। बच्चों को अपार प्यार की बजाय शोषण व उपेक्षा मिले तो उसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व में बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 2000 में बच्चों के अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन का उल्लेख अनिवार्य है। इस शिखर सम्मेलन में 150 देशों ने बच्चों के बारे में विभिन्न दृष्टियों से विचार विमर्श किया। आज बाल श्रमिकों की हालत यह है कि उनके दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होना चाहता। बढ़ती हुई बेरोजगारी और रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण बच्चे सुबह सवेरे ही आजीविका के लिए काम धंधे पर निकल पड़ते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि उनकी हारी बीमारी में उनकी तरफ से हम मुंह मोड़ लेते हैं। इस अमानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन की अत्यधिक जरूरत है। बाल अधिकार सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि संस्कृति, जाति, रंग या अमीरी गरीबी की विभिन्नताओं के बावजूद विश्व भर के बच्चों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। इस सम्मेलन में बच्चों के शोषण एवं उपेक्षा को कलंक बताया गया है। बच्चों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य घोषित किया गया। किसी भी देश में बच्चों के शोषण को उस देश के भविष्य के लिए अच्छा शकुन नहीं बताया गया है। चूंकि शोषित व उपेक्षित बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे यह सर्वविदित है। बाल अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता के बावजूद इन अधिकारों के प्रति समाज की संवेदना मर गई है। खाने पीने के समय इन बच्चों को मिला है शोषण, उपेक्षा एवं घृणा। बाल श्रमिकों के शोषण को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों की उपेक्षा करने वाले तथाकथित सभ्य व विकसित लोग बच्चों से पशुतुल्य व्यवहार करते हैं। बच्चों की भावनाओं से इन लोगों का दूर का भी संबंध नहीं होता। बच्चों का शोषण विशेष तौर से विकासशील देशों में अधिक होता है, जिसका सर्वाधिक कारण गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञानता है। भारत में भी संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कार्यरत हैं। भारत में भी बाल श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु समय समय पर काफी विचार विमर्श हुआ है तथा देश के सत्ताधारियों ने इस समस्या के न्यायोचित हल के लिए कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी प्रयास इस समस्या के निवारण के लिए ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होकर रह गए हैं। आज भी बाल श्रमिकों के कारकों पर यथोचित नियंत्रण नहीं हो पाया है। चूंकि बाल श्रमिकों के कारक हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जिनका समाधान अल्पकाल में होना सरल कार्य नहीं है। इन बुनियादी समस्याओं एवं बाल श्रमिकों की समस्या में चोली दामन का रिश्ता है। भारत में बाल श्रमिकों की निश्चित संख्या की गणना करना एक
कठिन कार्य है। सामान्यतः बाल श्रमिकों की समस्या के कारणों में सर्वाधिक कारण देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। महोदय, प्रशासनिक हिंदी का आशय है राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी। हिंदी के इस नवीन स्वरूप को मान्यता स्वतंत्रता के पश्चात मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वही हिंदी स्वतंत्रता के बाद राजकाज और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका के साथ अवतरित हुई। इस प्रकार हिंदी की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है जो कालांतर में प्रशासनिक हिंदी के नाम से जानी जाने लगी। अर्थात हिंदी की एक नई प्रयुक्ति अस्तित्व में आई जो कार्यालयीन हिंदी, राजकाज की हिंदी, सरकारी कामकाज की हिंदी आदि विविध नामों से प्रचलित हुई। प्रशासनिक हिंदी के विकास का काम संस्था के रूप में भारत सरकार में सन 1960 से प्रारंभ हुआ, जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। सौभाग्य से मैं उस समय इस संस्था से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है उस समय हमारे पास कोई सहायक सामग्री नहीं होती थी, कोई मानक शब्दावली नहीं बनी थी जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके। डॉक्टर रघुवीर का कोष था जिससे यह यदाकदा सहायता लेते थे। हमें प्रशासन से संबंधित अनुवाद कार्य के लिए स्वतः ही कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ा था। यूं प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का प्रमुख स्थान है। अंग्रेजी शासन में जो सरकारी कामकाज हो रहा था उसका रूपांतर हिंदी में जाना आवश्यक था। प्रारंभिक स्थिति में अनुवाद कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के सामने एक ही आदर्श होता था कि अंग्रेजी के पाठ को सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में रूपांतरित किया जाए ताकि वह आम आदमी की समझ में आ जाए। हम लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजी शासन चलाने वाले लोगों की भाषा है जिसको जनसाधारण तक पहुंचाने को कभी भी जरूरत महसूस नहीं की गई, जबकि उसे आम आदमी की छाया से बचाकर रखने की कोशिश की जाती रही। यह शासक और शासित के बीच अलगाव या दूरी रखने का प्रयत्न था। इसके विपरीत हम मानते थे कि हिंदी लोकतंत्र की भाषा है, स्वतंत्र भारत की राजभाषा है। यह शासक और जनता के बीच सीधे संपर्क और संवाद के लिए वचनबद्ध है। हमारी कोशिश रहती थी कि अंग्रेजी और संस्कृत के भारी भरकम शब्दों का उपयोग न हो। लंबे वाक्यों को दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों में बदलकर लिखा जाए। चूंकि शब्दावली नहीं बनी थी इसलिए अनुवाद के साथ हमें शब्दावली निर्माण का कार्य भी करना होता था। उस समय के अनूदित प्रशासनिक साहित्य के कुछ नमूने आपको देखने को मिले तो आपको पता चलेगा कि उस समय की अनुवाद की भाषा अधिक सहज और सुबोध होती थी। मैं तो आज भी प्रशासनिक सामग्री के इसी प्रकार किए गए सहज, सरल और बोधगम्य अनुवाद का पक्षधर हूँ। इस अनुवाद कार्य को अधिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रूप
तब मिल सका जब भारत सरकार ने शब्दावली का निर्माण शुरू किया। समाप्त।